प्रश्न आते हैं। और देखिए इसमें क्या है कि इसमें हम संपूर्ण बातें जो है केवल और केवल आय की करेंगे। किसकी करेंगे? आय की। और जो है अब देखिए अलग अलग तरह के अलग अलग आय होते हैं। मतलब ये कि जैसे हम कमाएंगे तो इसके लिए अलग आय होगा। मतलब सब कमाएंगे तो वो रुपया ही कमाते हैं, लेकिन सबका जो है नाम अलग अलग होता है। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि हम लोग को वो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे आय की। किसकी? आय की। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति, आय का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है, चाहे वह शारीरिक रूप से करे या मानसिक रूप से करे, तो यानी कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कोई काम करता है और उस काम के बदले, यानी जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कोई काम करता है और उस काम के बदले उसको जो भी मेहनताना मिलता है, रुपया मिलता है, पैसा मिलता है, जो भी मिलता है वह उस व्यक्ति का आय कहलाता है। आप जैसे देख लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति खेती करता तो उसको जो आमदनी होगा उपज होगा उसी के आधार पर न होगा। अगर कोई मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है तो उसको जिस तरह से बिक्री होगा उसके आधार पर होगा। अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री वाले हैं, कोई बड़े उद्योगपति हैं, उसका आमदनी किस प्रकार का होगा? उसका आमदनी जो होगा वह उसके लाभ या हानि, फैक्ट्री लगा दिया, हो सका कुछ पैसा उसको लाभ भी हुआ या हो सकता है कि नुकसान भी हो गया हो, है कि नहीं? और देखिए तो इसके अलावा जो है हम लोग कोई कोई देखिएगा व्यक्ति क्या करता है कि जो अपना कुछ रुपया को इकट्ठा करके और लोगों को ब्याज पर दे देता है, वो भी तो एक इनकम का स्रोत है ना। तो देखिए आय का मतलब होता है आमदनी। आमदनी का मतलब जब कोई व्यक्ति किसी रूप से काम करे, चाहे वह शारीरिक रूप से काम करे या मानसिक रूप से काम करे, तो उस मतलब जो है जब वह व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से काम करता है और उस काम के बदले उसको जो भी रुपया पैसा मिलता है वह उस व्यक्ति का आय कहलाता है। वह उस व्यक्ति का क्या कहलाता है? अब देखिए हर व्यक्ति का अलग अलग आय का वो स्रोत भी होता है और आय जो होता है सब व्यक्ति का अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए हो सकता है आप आपके गांव में देख लीजिए कि जो अगर 100 व्यक्ति हुए, क्या 100 व्यक्ति का आय जो है क्या एक ही समान होगा? सबका अलग होगा। किसी का 200 रुपया प्रतिदिन भी कमाता होगा, कोई 1000 रुपया प्रतिदिन भी कमाता होगा, यानी सब। अब देखिए आय के बाद हम लोग जानेंगे कि जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय आय क्या होता है कि जैसे भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, अमेरिका हो, जापान हो। अब देखिएगा सुनने आप लोग को आया होगा कि वह फलाना देश बहुत अमीर है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश में वहां पर कितना इनकम हो रहा है, किस तरह का इनकम हो रहा है, यानी अर्थात किसी भी देश में उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। इसका मतलब समझिए जैसे कोई व्यक्ति अगर काम करता है या मान लीजिए हमारे देश की बात आई तो हमारे देश से इनकम जो है केवल आमदनी एक टैक्स के रूप में आता है। इसके अलावा हमारा जो देश है कुछ वस्तुएं उत्पादन करता है, कुछ फैक्ट्री लगाता है, उसके माध्यम से इनकम हो रहा है। अब मान लीजिए अगर हमारे भारत के इनकम को अगर देखा जाए, अगर उसको आकलन लगाया जाए, क्या ऐसा कहा जाएगा कि भारत का आमदनी जो है वह 5 करोड़ रुपया है और 5 कुंटल गेहूं है या मकई है? ऐसा नहीं कहा जाएगा, बल्कि उस उत्पादित वस्तु को जो है एक मुद्रा के रूप में एक अनुमानित किया जाएगा। यानी किसी भी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं, किसी भी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के, यानी जितना भी जो है सेवा जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तृतीय के स्टेट, यानी सेवाओं जितने भी होगा उन सभी के मौद्रिक मूल्य अर्थात जो है उसको भारतीय रुपया में उसको कन्वर्ट किया जाएगा और उसका योग किया जाएगा और उसी योग को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। यानी किसी भी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय आय। कोई दिक्कत? अब देखिए उसके बाद इसी जगह आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के आधार पर। अब देखिएगा प्रत्येक व्यक्ति के आधार पर जो है हम लोग आय के बारे में जानेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का आय, इसका मतलब जो है प्रत्येक व्यक्ति कैसे कमाता था। इसके लिए हम लोग अनुमान लगाना थोड़ा संभव नहीं। अगर मान लीजिए आप ही लोग को कहा जाए कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 100 है
अगर हम कह दिए कि चलो भाई तुम लोग को जो है पैसा जमा करना, एक चंदा जमा करना है, चलो ये फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा, हमने एक टारगेट दे दिया कि चलो तुम लोग को जो है 15,000 रुपया जमा करना। अब एक बच्चे जो है कुछ दिए, कुछ बच्चे ने कुछ दिया, कुछ बच्चे ने कुछ दिया, और लगभग 100 बच्चे ने जो है रुपया जमा किया और जो है 15,000 रुपया जमा हो गया। अब बताइए प्रति स्टूडेंट कितना रुपया जमा हुआ प्रति स्टूडेंट? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पूरे यानी यहाँ पर जो है 15,000 लिखकर और 100 बच्चों से भाग दे देंगे, यानी प्रत्येक बच्चे जो है कितना 150 रुपया जमा किए हैं। प्रत्येक बच्चे जो है कितना रुपया जमा किए हैं बच्चों? 150, और जो है 150 जमा किए हैं, अर्थात जो है यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है यानी 150 रुपया जमा किया। अब जरूरी है कि सब बच्चा 150 रुपया जमा किया होगा? हो सकता है कोई 200 रुपया दिया होगा, और कोई 100 रुपया भी दिया होगा, हो सकता है कोई 500 भी दिया होगा, और कोई नहीं भी दिया होगा। इसलिए सभी का एक औसत निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है वो? औसत। यानी इसलिए इसको हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग बेसिक रूप से जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय और उसमें भाग दे देंगे जनसंख्या से, या कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो हम लोग का निकल जाएगा प्रति व्यक्ति आय। यानी जितना हम लोग का इनकम रहेगा उसमें से हम टोटल जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो हम लोग का जो निकल जाएगा वह प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। प्रति व्यक्ति आय हम लोग को अगर निकालना हो, इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला, बट्टा का मतलब हम लोग जानते हैं भाग, बट्टा का मतलब भाग, और बट्टा का मतलब हम लोग भाग जानते हैं। तो देखिए भाग जो है ये जब हम लोग किसी भी संख्या से एक दूसरे से भाग कर देते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग इसमें भाग दिए नेशनल इनकम में जनसंख्या से, तो क्या प्राप्त होगा? भागफल प्राप्त होगा ना। अब जो भागफल हम लोग को प्राप्त होगा वो भागफल क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय। यानी इसको हम लोग सटीक उदाहरण तौर पर कहेंगे कि देश के कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। आप देखिए, अब हमारे भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का कोई ना कोई आदमी तो आंकड़ा लगाया होगा, कोई ना कोई तो आंकड़ा लगाया होगा ना। तो हमारे भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का जो आंकड़ा लगाया था वह व्यक्ति थे दादा भाई नेहरू जी। और दादा भाई नेहरू जी थे, इन्होंने 1868, कहीं कहीं आपको जो है एनसीईआरटी बुक में भी मिस्टेक से 1968 दे दिया। उस समय जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी पुस्तक में इन्होंने बताया कि भारत का प्रति व्यक्ति आय जो है वह 20 रुपया है। कितना है? 20 रुपया। अर्थात एक व्यक्ति एक साल में 20 रुपया कमाता। ये कब? ये 1968 की बात है, जब दादा भाई नेहरू जी ने हमारे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान लगाया था। उसके बाद धीरे धीरे जो है इस पर जो है फोकस करना शुरू हुआ। तो हमारा जब देश आजाद हुआ, तो देश आजादी के समय ये लगभग जो है 1947 में आजाद हुआ, 1948-50 में जो है एक आकलन लगाया गया कि भारत में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि हमारे भारत में जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे भारत में राष्ट्रीय की गणना का अनुमान किसने लगाया? तो जो है पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था जो है। और जो है उसके बाद जो है पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में जो है भारत में राष्ट्रीय की गणना हुई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारत में जब राष्ट्रीय की गणना हुई थी, उस समय हमारे भारत की प्रति व्यक्ति आय जो था वो 246.9 रुपया था। यानी एक व्यक्ति एक साल में 246.9 रुपया कमाता था। ठीक है। और उस समय भारत का राष्ट्रीय आय था 8650 करोड़ रुपया। ठीक है, उस समय पूरे भारत का इनकम था 8650 करोड़ रुपया। अब देखिए राष्ट्रीय आय की गणना, तो ये तो आंकड़ा लगाना तो बहुत जरूरी है। आंकड़े लगाएंगे तब तो हमको पता चलेगा कि हम लोग विकास कर रहे हैं या विनाश हो रहे हैं। अरे इनकम नहीं हम लोग को पता चलेगा इस महीना में हम लोग कितना कमाए, चाहे इस साल हम लोग कितना कमाए। तो उसके बाद हमारे भारत में जो है CSO का स्थापना जो किया गया था 1954 में किया गया था। कब किया गया था? 1954 में। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक है,
सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, जो अब प्रति वर्ष जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय गणना किस संस्था के द्वारा होता है? ठीक है, यानी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। कोई दिक्कत? अब देखिए हमारे भारत में ये खैर हाल फिलहाल का आंकड़ा नहीं है, इस बार पुस्तक शायद बदलाया है, कुछ चैप्टर में भी बदलाव किया गया है, तो नए एडिशन आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से कुछ आंकड़ा हम लोग को पता चल पाएगा। लेकिन हम लोग जो एनसीईआरटी लिखता है, पुराना आंकड़ा लगभग 7-8 तक लिखता है, 2009-10 तक लिखा है, जिसमें भारत के संपूर्ण राज्यों में राष्ट्रीय की गणना किया गया, तो पता चला कि गोवा जो है वहां सबसे अधिक क्या है जो है प्रति व्यक्ति आय है, अर्थात जो है गोवा के व्यक्ति 54,850 रुपया एक वर्ष में कमाता है। ठीक है, और वहीं बिहार का आदमी एक वर्ष में और 6,610 रुपया हमारे बिहार के लोग कमाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वो कौन है? गोवा। कौन है? गोवा। और ये सब एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और बिहार की प्रति व्यक्ति भी आय आप लोग देख लीजिए कितना है? 6,610। इसी समय जब 2008 ये तो हम सिर्फ ये आंकड़ा लगाए कि चलिए भाई ये किसकी है, ये बिहार का है, ये अलग अलग राज्यों का है। अब जैसे हमने एक चीज बताइए, अभी हमने चर्चा किया था कि तुम लोग 100 बच्चे हो और जो है 15,000 रुपया जमा किया, तो हमने एक अनुमान लगा लिया कि तुम लोग 150 रुपया दिया। आप 9th 8th सबको मिला लीजिए आप, और एक आंकड़ा लगाइए कि टोटल रुपया जमा हुआ 25,000 और टोटल बच्चे हैं 250। तो बताइए कितने रुपया का पड़ा? 100 रुपया। यानी टोटल बच्चों का जो है जमा का एक्यूरेसी जो वो अनुपात आया, कितना आया? अरे टोटल बच्चे हैं कितना, मान लीजिए टोटल बच्चे हैं 250 और जमा हुआ 25,000। अब आप बताइए कि 25,000 जब ये जमा होता है, तो आप बताइए इसको हम लोग ये काट देते हैं, तो आप बताइए 100 रुपया प्रति बच्चा के हिसाब से आया ना? इसका मतलब क्या हुआ कि एक बच्चा ने 100 रुपया दिया, लेकिन वास्तव में हम केवल 10वां का निकाले थे, तो उसमें कितना आया था? 150। नहीं समझे बात को? अब इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग का आंकड़ा अलग अलग होगा। अब देखिए गोवा का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 54,850। अब बिहार का, लेकिन अगर वही भारत का पूछेगा तो भारत का मतलब सबको जोड़ेंगे ना। अरे हमने बिहार चर्चा किया केवल बिहार, हमने चर्चा किया केवल गोवा का, तो केवल गोवा का, लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे पूरे भारत का। तो पूरे भारत का जो प्रति व्यक्ति आया था वो था 25,494 रुपया। ठीक है, आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए इन बातों को आप लोग को नहीं भूलना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और चीज पूछा जाता है जो कई बार क्वेश्चन भी रिपीट करता है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे अधिक है पटना, सबसे अधिक है पटना, और सबसे कम जो है वो शिवहर का है। सबसे कम कहाँ का है? ठीक है, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है बिहार का वो कौन है? पटना। सबसे कम शिवहर। और देखिए तो राष्ट्रीय आय की गणना आप जब जो है हमारे भारत का प्रति व्यक्ति आय का अमेरिका से तुलना कीजिए, तो अमेरिका का हमारे भारत से लगभग जो है 1/48वां भाग है। मतलब वो अगर एक दिन में 48,000 रुपया कमाता है तो हम लोग 1 रुपया कमाते, मतलब सॉरी 1,000 कमाते हैं। यानी अगर हम लोग एक दिन में अगर या एक महीना में 1 लाख रुपया कमाएंगे, तो वो सब कितना कमाएंगे? 48 लाख। समझ गए ना? और सुनिए, अपने यहाँ जो है किसी के पास अगर एक 4 चक्का है तो वो अमीर आदमी माना जाता है, थोड़ा अमीर आदमी माना जाता है गांव घर में ना। लेकिन अमेरिका में जिसके पास एक कार है वो थोड़ा गरीब आदमी। समझ गए ना? ऐसा होता है। अब देखिए, अब इतना बड़ा जनसंख्या है तो राष्ट्रीय आय की गणना करने में थोड़ा ना थोड़ा परेशानी होगा। तो पहला परेशानी होता है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। आंकड़ों को, इतना बड़ा आंकड़ा है, एकत्र करने में कठिनाई नहीं होगा? कितना बड़ा गांव है, कितना जो है ये है वो है, बताइए सबको आंकड़ा लगाना
ये मान लीजिए कोयला क्षेत्र से कितना इनकम हुआ, बालू के क्षेत्र से कितना इनकम हुआ, मान लीजिए नदी के क्षेत्र से कितना इनकम हुआ, या मान लीजिए ये पूछ दिया कि चलो फैक्ट्री से कितना हुआ, लौह इस्पात से कितना हुआ, टैक्स से कितना रुपया आया, रेलवे से कितना आया। तो सबको आंकड़ा लगाने में क्या होता है, कठिनाई। यानी इसका पहला पॉइंट है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, और दूसरा पॉइंट है दोहरी गणना की संभावना। अभी मान लीजिए इतना ही बच्चे में हम आपसे कहेंगे चलो गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या करेंगे, हो सकता है कि किसी को ज्यादा भी गिना गया होगा और किसी कम भी। जैसे कभी कभी आप लोग जो है 10,000 रुपया का नोट गिनते हैं, 100 अगर उसका हो तो क्या होगा, गिनने में कभी 99 हो जाता होगा, कभी 101 हो जाता होगा। तो यानी दोहरी गणना की संभावना है कि नहीं। और जो है पहला आंकड़ों को एकत्र कर, राष्ट्रीय की गणना में होने वाली कठिनाई, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना, और मूल्य को मापने में कठिनाई। इतना बड़ा मूल्य को मापने में क्या हो जाता है, कठिनाई हो जाता है, इसलिए मूल्य को मापने में कठिनाई। समझ गए ना। अब देखिए राष्ट्रीय गणना कौन कौन विधि होगा, आय गणना विधि, आय मतलब लोगों के आय के आधार पर गणना किया जाता है। अब देखिए सब आदमी खाली कमाएगा उड़ा देगा तो उसको क्या आमदनी हुआ, ये होता है व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, खर्च का मतलब हुआ कि वह आपका तभी बचत होगा जब कोई व्यक्ति जितना रुपया कमाता है और उसमें से कुछ रुपया को क्या करता है, बचाता है ना। मतलब खर्च करने के बाद, नहीं समझ रहे हैं, खर्च करने के बाद अगर बचाता है तो वह क्या हुआ, वह उसका व्यय के आधार पर हुआ। और होता है मूल्य योग गणना विधि। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है काम कर रहा था, और जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा था, उसका जो इनकम है हो ही रहा है, कोई जॉब कर रहा था, इसके अलावा वो क्या करता है, वो भैंस पाल लिया, उससे एक्स्ट्रा इनकम हुआ तो मूल्य योग में जो रहेगा, एक्स्ट्रा में जो रहेगा। कुछ होता है व्यवसायिक गणना विधि, तो अलग अलग होते हैं गणना विधि। फिर हम लोग इससे आगे फिर कल चलेंगे, ठीक है।